स्टूडेंट्स, तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी से अभिप्रेरणा मोटिवेशन। टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को, और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। उत्पत्ति जो हुई है इसकी मोटम, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। मोटम से इसकी उत्पत्ति हुई है, और मोटम का जो अर्थ होता है वो होता है टू मूव, यानी गति करना। मोटम का अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। तो स्टूडेंट्स, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के मोटम से, जिसका अर्थ होता है गति करना। अब बात करें हम अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा है क्या, मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक बल है। मोटिवेशन जो होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अपने क्लास में किसी स्टूडेंट्स को वेरी गुड या शाबाश जैसे शब्द बोलते हैं तो हम उसे मोटिवेशन देते हैं ताकि वो और बेहतर कर ले, आगे जाकर लूज ना हो, अपनी पढ़ाई ढीली ना करे और उससे बेटर स्टडी जो है वो करे। तो वो होती है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो है वो एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए गति प्रदान करता है। तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए गति प्रदान करता है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए गति प्रदान करता है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का स्वर्ण पथ है। सीखने का स्वर्ण पथ। अभिप्रेरणा से कई क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे सीखने का स्वर्ण पथ है। तो सीखने का स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा। अधिगम का हृदय है अभिप्रेरणा। अधिगम का हृदय अभिप्रेरणा। अधिगम की प्राणवायु अभिप्रेरणा। अधिगम की प्राणवायु अभिप्रेरणा। अधिगम की अनिवार्य स्थिति। बहुत से पॉइंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम की अनिवार्य स्थिति अभिप्रेरणा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, ये जो बात कही थी ये कही थी स्किनर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग जो है वो है अभिप्रेरणा, स्किनर के अनुसार। तो सीखने का स्वर्ण पथ पूछ लेता है तो अभिप्रेरणा, अधिगम का हृदय अभिप्रेरणा, अधिगम की प्राणवायु अभिप्रेरणा, अधिगम की अनिवार्य स्थिति अभिप्रेरणा और अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा। और ये बात कही थी स्किनर ने। तो स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। अब बात करें हम अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के स्रोत। सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं वो मेन
तीन स्रोत अभिप्रेरणा के माने गए हैं, जिसमें एक तो आता है हमारे पास आवश्यकता। आवश्यकता, दूसरा चालक अंतर्नोद, अंतर्नोद या परनोद। चालक, अंतर्नोद या परनोद। और तीसरा जो इसका स्रोत है, तीसरा स्रोत जो इसका है वो है प्रोत्साहन या लक्ष्य या उद्दीपन। तो तीन स्रोत अभिप्रेरणा के माने गए हैं, आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद या परनोद, और लक्ष्य या उद्दीपन या प्रोत्साहन। अब सबसे पहली बात करें आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या मजबूर करती है। तो व्यक्ति की कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो कार्य करने के लिए प्रेरित करने की जो स्थिति है वो है आवश्यकता। जैसे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता है भोजन। ये सभी को पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। तो उसमें से एक आवश्यकता है भोजन। तो भोजन एक आवश्यकता है जो व्यक्ति को कार्य करवा रही है, क्योंकि उसे भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हर आवश्यकता के पीछे छुपा होता है एक चालक या परनोद या अंतर्नोद। हर आवश्यकता के पीछे एक चालक छुपा होता है, और भोजन की आवश्यकता के पीछे जो चालक छुपा है वो चालक है भूख। व्यक्ति भोजन की प्राप्ति क्यों करना चाहता है? क्योंकि भूख जो है उसको शांत करने के लिए, इस चालक को शांत करने के लिए व्यक्ति जो है वो आवश्यकता की प्राप्ति करना चाहता है। तो प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा एक चालक होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर? जैसे भोजन की आवश्यकता, भोजन का जो चालक है वो चालक है भूख। यदि ये चालक शांत नहीं होगा तो व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाएगा। अगर भूख शांत नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाएगा, और ऐसी तनाव की स्थिति से बाहर आने के लिए फिर वो चोरी या लूटपाट शुरू कर देता है। तो अगर उसका ये चालक शांत हो जाता है तो फिर उसकी आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाती है, यानी भोजन की जो उसकी नीड थी वो पूरी हो जाती है। तो हर आवश्यकता के पीछे एक चालक होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्लियर? जैसे भोजन की आवश्यकता से संबंधित चालक है भूख, पानी की आवश्यकता है तो उससे संबंधित चालक है प्यास, और व्यक्ति को कार्य करने की, जैसे स्कूल में मान लो होमवर्क मिल गया तो आवश्यकता थी होमवर्क पूरा करना, आवश्यकता थी होमवर्क पूरा करना, और उसके पीछे जो चालक था वो था पुरस्कार या दंड, कि अध्यापक या तो पुरस्कार देगा या दंड देगा। तो हर आवश्यकता के पीछे एक चालक होता है। और फिर अंतिम जो स्टेप इसका है, स्रोत इसका है, वो है प्रोत्साहन या लक्ष्य या उद्दीपन। प्रोत्साहन, लक्ष्य या उद्दीपन। तो चालक जो है वो भूख है,
और इस चालक को शांत करने के लिए, इस चालक को शांत करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन, लक्ष्य या उद्दीपन मिलना आवश्यक होता है। तो वो उद्दीपन यहाँ बनेगा रोटी। रोटी क्लियर। उद्दीपक मिलने पर ही चालक जो है वो शांत हो सकता है। तो उद्दीपक मिलने पर ही चालक शांत हो सकता है। तो आवश्यकता क्या थी? भोजन। उसके पीछे जो चालक था वो था भूख, और जो लक्ष्य था उसका, जिसे मिलने पर चालक शांत हुआ, वो था रोटी। तो अभिप्रेरणा के 3 स्रोत हैं: आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन या लक्ष्य। आवश्यकता जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वो आवश्यकता, जैसे भोजन की आवश्यकता। चालक, हर आवश्यकता के पीछे एक चालक होता है जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है, जैसे भोजन की आवश्यकता के पीछे भूख। और फिर आता है लक्ष्य। लक्ष्य या प्रोत्साहन या उद्दीपन। तो लक्ष्य एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसकी प्राप्ति होने पर ही चालक जो है वो शांत होता है। और अगर चालक शांत नहीं होगा तो फिर बता दूं, व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। और जब कुसमायोजन का शिकार हो जाता है तो हो सकता है वो अपने पथ से भटक जाए, वो गलत रास्तों पर आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन की अगर आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हुई, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको रोटी नहीं मिलती है, तो फिर वो चोरी या डकैती जैसी स्थितियों पर उतर आता है। तो आवश्यकता थी भोजन की, जिसके पीछे चालक छुपा था भूख, और उसका लक्ष्य था रोटी प्राप्त करना। तो लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ही चालक शांत होता है। तो ये थे अभिप्रेरणा के स्रोत। उसके बाद चलें अभिप्रेरणा के प्रकार पर। अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक सकारात्मक या आंतरिक। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राकृतिक, सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या है? प्राकृतिक मतलब अपने आप। आंतरिक मतलब जो अंदर से प्रेरित हुआ है, व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहा है। व्यक्ति जो है वो स्व प्रेरित है, स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहा है। तो ऐसी अभिप्रेरणा को हम लोग प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति स्व प्रेरित करती है व्यक्ति को। इसमें व्यक्ति जो होता है वो स्व प्रेरित होता है, किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरे स्रोत के द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता। तो ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें व्यक्ति स्व प्रेरित होकर स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, यानी यह अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर स्वयं में निहित होती है, इसलिए इसे आंतरिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। स्वाभाविक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जिसमें व्यक्ति जो है वो स्व प्रेरित हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या बाह्य स्रोत के द्वारा प्रेरित नहीं किया गया। और स्थायी अभिप्रेरणा यही है। अगर आपसे पूछ लेता है कौन सी अभिप्रेरणा स्थायी है, तो प्राकृतिक, आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा स्थायी है। दूसरी आती है हमारे पास नकारात्मक या बाह्य। नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? इसे अप्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। अप्राकृतिक अभिप्रेरणा, इसमें व्यक्ति स्व प्रेरित नहीं होता, अपने आप प्रेरित नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रेरित किया जाता है। या हम कह दें बाह्य व्यक्ति द्वारा
अभिप्रेरित किया जाता है तो ऐसी अभिप्रेरणा को हम नकारात्मक बाह्य या अप्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो जनरली अध्यापक द्वारा बालकों की प्रशंसा करके या निंदा करके, जैसे हम किसी को बोलते हैं बहुत अच्छा किया है तूने, उसे पुरस्कार देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा एक बालक को प्रथम आने पर पुरस्कार दिया गया तो यह अभिप्रेरणा थी सकारात्मक नकारात्मक दोनों, कोई नहीं। तो अध्यापक द्वारा पुरस्कार दिया गया है यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे अभिप्रेरित किया गया है तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। बहुत ही से स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा इसको कर देते हैं, लेकिन ये सकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। क्लियर? सकारात्मक अभिप्रेरणा जो होती है वो चालक होता है। जैसे व्यक्ति को भूख लगी तो वो कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हुआ तो ये सकारात्मक थी, व्यक्ति के अंदर स्वयं के अंदर निहित थी। क्लियर? भूख है, प्यास है, मूत्र उत्सर्जन है, ये सारा जो है ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति को स्वयं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है तो ऐसी अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। और नकारात्मक अभिप्रेरणा के दो तरीके होते हैं, एक धनात्मक तरीका या सकारात्मक तरीका और दूसरा ऋणात्मक तरीका। नकारात्मक अभिप्रेरणा के दो मेथड होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को हम सकारात्मक मेथड भी कहते हैं और ऋणात्मक को हम नकारात्मक मेथड भी कहते हैं। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा का सकारात्मक तरीका और एक नकारात्मक अभिप्रेरणा का नकारात्मक तरीका। नकारात्मक अभिप्रेरणा का सकारात्मक तरीका तो यह है, बालक को पुरस्कार दिया गया अध्यापक के द्वारा पुरस्कार दिया गया तो अभिप्रेरणा तो थी ये नकारात्मक, लेकिन इसका जो तरीका था वो था सकारात्मक। ऐसे ही उसे दंड दिया गया, अध्यापक द्वारा बालक को दंड दिया गया तो अभिप्रेरणा तो नकारात्मक ही है क्योंकि बाह्य व्यक्ति ने उसे अभिप्रेरित किया है, पर वो तरीका भी नकारात्मक ही है। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा के दो तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन आता है और बहुत से बच्चे गलत कराते हैं कि अध्यापक ने पुरस्कार देकर एक बालक को अभिप्रेरित किया है, अध्यापक ने पुरस्कार देकर एक बालक को अभिप्रेरित किया है तो ये अभिप्रेरणा का कौन सा तरीका है या कौन सा प्रकार है, सकारात्मक है नकारात्मक है, दोनों है, कोई नहीं है। तो जब अध्यापक उसको अभिप्रेरित कर रहा है तो जब दूसरा व्यक्ति उसे अभिप्रेरित कर रहा है तो वो अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा मानी जाएगी। हालांकि पुरस्कार देना उस नकारात्मक अभिप्रेरणा का सकारात्मक तरीका है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक जिसमें व्यक्ति स्व प्रेरित हुआ है और नकारात्मक जिसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे प्रेरित किया गया है। और नकारात्मक अभिप्रेरणा के भी दो तरीके होते हैं, सकारात्मक तरीका और नकारात्मक तरीका। अब फिर देख लें, जैसे क्वेश्चन आया, बालक की प्रशंसा करके अध्यापक द्वारा उससे अभिप्रेरित किया गया। बालक की प्रशंसा करके अध्यापक द्वारा उसे अभिप्रेरित किया गया तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो ये नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा है। अब दूसरा, बालक की प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित किया गया, यह अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका है? तो ये तरीका सकारात्मक है। अभिप्रेरणा तो है नकारात्मक, लेकिन उसका जो तरीका था वो सकारात्मक था क्योंकि उसने प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित किया है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि प्रकार पूछ रहा है या तरीका पूछ रहा है। प्रकार पूछ रहा है तो नकारात्मक है और अगर तरीका पूछ रहा है तो सकारात्मक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अभिप्रेरणा, जिसमें हमने डिस्कस किया अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, टाइप ऑफ मोटिव्स। तो टाइप ऑफ मोटिव्स जो अपना अगला टॉपिक होगा, टाइप ऑफ मोटिव यानी टाइप ऑफ चालक कह दे, चालक के प्रकार कह दें, प्रनोद के प्रकार कह दे, तो ये हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ आ रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।